प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान और प्रश्न पत्र द्वितीय प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व है। यानी हमें स्विट्जरलैंड की राजनीतिक और वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इन बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस कक्षा में हम मुख्य रूप से दो टॉपिक्स लेंगे। पहले स्विट्जरलैंड का सामान्य परिचय और दूसरे में संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व क्या है, उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, वहाँ की जनसंख्या लगभग 50 लाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 16,000 वर्ग मील वहाँ का क्षेत्रफल है। वह एक विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं वाला देश है। यानी विशिष्ट इस कारण से है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो स्विट्जरलैंड की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ऐसे ही कोई उन्होंने दूसरे देशों से ली और अपना ली, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उनका विकास अपने ज़रूरतों के अनुसार किया है, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा और अपने देश की राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसमें परिवर्तन किया, संशोधन किया और नए रूप में प्रस्तुत किया है। स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आज भी कुछ प्रांतों, एक प्रांत और एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है और अन्य कैंटनों, अर्ध कैंटनों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। इन कारणों से स्विट्जरलैंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है। दूसरा बिंदु हमारा है स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। इसके तहत हम 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उनमें पहला है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र। स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र माना जाता है। 1848 ईस्वी के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना की गई। ये सबसे पहले आधुनिक युग में वहाँ गणतंत्र देखने को मिलता है। लेकिन 1848 से पहले भी स्विट्जरलैंड में किसी भी प्रकार से राजतंत्र का उल्लेख नहीं है। जो राजतंत्र इंग्लैंड में या अन्य देशों में पाया जाता है, उस प्रकार का राजतंत्र स्विट्जरलैंड में कभी नहीं रहा है। वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं काम करती रही हैं और उन्हीं के कारण वहाँ के नागरिकों में राजतंत्र के प्रति कोई आस्था आज भी नहीं पाई जाती। वो नागरिकों की स्वतंत्रता में और प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। रेपार्ड ने स्विट्जरलैंड के बारे में कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। यानी 1848 के बाद से तो गणराज्य है ही संवैधानिक व्यवस्था से। जब संविधान नहीं था उससे पहले भी लंबे समय से स्विट्जरलैंड में गणतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान रही है, चाहे वो सिद्धांतिक न सही हो, व्यवहार में थी। दूसरा बिंदु है प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, आदर्श उदाहरण। स्विट्जरलैंड आज के युग में, यूं कहें आधुनिक युग में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रतीक बना हुआ है। स्विट्जरलैंड के एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी जनसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में कानून निर्माण का कार्य संपन्न किया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था दुनिया में कहीं देखने को मिलती है तो वो उदाहरण है स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके दूसरे कैंटनों में देखने को मिलता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों के दर्शन हमें एक आदर्श व्यवस्था के रूप में व्यवहार में स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु है विविधता में एकता। स्विट्जरलैंड में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, विभिन्न तरह की उनकी संस्कृति है। या हम यूं कह सकते हैं कि भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर स्विट्जरलैंड एक विविधताओं वाला देश है। लेकिन उन लोगों के कार्य करने का तरीका, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास,
राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाला है। उन्होंने इन चुनौतियों को, विविधताओं को इस प्रकार से समेटा है कि किसी की विविधता का उल्लंघन भी नहीं हो रहा और राष्ट्र निर्माण का कार्य भी संपन्न हो रहा है। भाषा के आधार पर देखें तो 74% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, 20% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 5% लोग इटालियन भाषा बोलते हैं, 1% लोग रोमन भाषा भाषी या भाषा बोलने वाले हैं। तो इन विविधताओं की होते हुए भी वो अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का टकराव इन लोगों में देखने को नहीं मिलता। धर्म की दृष्टि से देखें तो स्विट्जरलैंड में 58% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं, 40% लोग रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी हैं, 1% लोग यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, 1% लोग अन्य धर्मों या समुदायों से संबंध रखने वाले हैं। इन भाषाई और धार्मिक विविधताओं के होते हुए भी उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार से रूपांतरित किया है, परिवर्तन किया है कि सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है और इन लोगों में किसी भी प्रकार का टकराव देखने को नहीं मिलता है। स्थायी तटस्थता, यानी स्विट्जरलैंड दुनिया के देशों की लड़ाई में कभी नहीं पड़ता। उसने अपने आप को इन युद्धों से, लड़ाइयों से बचाए रखा है। वो न तो किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में है। उसने अपने आप को स्थायी रूप से तटस्थ रखा है, न्यूट्रल रखा है। 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस ने स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को एक प्रकार से मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद 1919 की वर्साई संधि में भी स्विट्जरलैंड की तटस्थता को स्वीकार कर लिया गया। चाहे दुनिया दो गुटों में बंट गई हो, विभाजन हो गया हो विचारधारा के आधार पर, तो भी स्विट्जरलैंड ने अपने आप को उन देशों के गुटों से अलग रखा और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन प्रभावी तरीके से किया। सितंबर 2002 ईस्वी में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की है। उससे पूर्व वह इस प्रकार के संगठन से अपने आप को अलग रखता आया है। बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। एक साथ सदस्यों की बहुल कार्यपालिका है और यह बहुल कार्यपालिका संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रित स्वरूप प्रदान करती है। तो ये था आज की इस कक्षा में संवैधानिक व्यवस्था का महत्व या संवैधानिक व्यवस्था की उपयोगिता। अगली कक्षा में हमें पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।